सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अ शार्क टैंक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए स्टार्टअप के बारे में जो कि ऑब्वियसली हमारे शार्क टैंक के पिछले एपिसोड में फीचर हुआ था, जिसका नाम है वीएस मनी एंड को। इस स्टार्टअप की खासियत ये थी कि अनुपम मित्तल ने पहले से ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। उसके बावजूद बाकी सारे शार्क्स में से सिर्फ एक शार्क ने इनको ऑफर दिया और वही ऑफर को इन लोग को लेना पड़ा। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि बाकी सारे शार्क्स ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, यहां तक कि ऑफर भी नहीं दिया। तो इनको क्या चीजें खटक गई, क्या चीजें इनको इनके स्टार्टअप में गड़बड़ लग गई, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और आप ऐसे अगर एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल के आइकन को दबा लो। सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। चलिए, तो वीएस मनी एंड को बेसिकली एक साउथ इंडियन बेस्ड स्टार्टअप है। अगर इनके फाउंडर्स की बात करेंगे तो इनके बेसिकली 3 फाउंडर्स थे और ये जो प्रोडक्ट बेच रहे थे बेसिकली ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे थे। सबसे पहला कि ये लोग साउथ इंडियन बेस्ड फ्लेवर बेस्ड फिल्टर कॉफी बेच रहे थे। सेकंड, ये लोग साउथ इंडियन बेस्ड स्नैक्स बेच रहे थे। यही 2 इन लोग के ओनली प्रोडक्ट्स थे। और इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो हमारे शार्क ने जब इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया तो इन लोग ने बोला कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट उन लोग ने अपने लाइफ में नहीं देखा। नमिता थापर जो कि फिल्टर कॉफी से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उन्होंने बोला कि आज तक मैंने ऐसा फिल्टर कॉफी कहीं नहीं पिया और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है फिल्टर कॉफी में। तो आप समझ सकते हो कि शार्क्स को इनका प्रोडक्ट तो बहुत पसंद आया। अगर सेल्स की बात की जाए तो ये लोग अपने सारे सेल्स बेसिकली 4 जगह से करते हैं, खुद के वेबसाइट पे, मार्केट प्लेसेस पे, सुपरमार्केट्स पे और क्विक कॉमर्स पे। अगर आप इनके एनुअल रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले 4 सालों से इन लोगों ने हर साल काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सबसे पहले साल इन लोगों ने लगभग 15 लाख की सेल की थी, उसके बाद इन लोगों ने 1.2 करोड़ की सेल की थी, थर्ड ईयर में इन लोगों ने 2 करोड़ की सेल की थी और इस साल इन लोगों का प्रोजेक्शन है लगभग 7.5 करोड़। और इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोग के अगले साल का प्रोजेक्शन सेल था लगभग 25 करोड़। तो मेरे हिसाब से इनके प्रोजेक्शन सेल्स और रेवेन्यू तो काफी ज्यादा अच्छा है। स्टार्टअप की खासियत ये थी कि अनुपम मित्तल ऑलरेडी स्टार्टअप के इन्वेस्टर थे। इन्होंने पिछले राउंड में 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे 4 करोड़ रुपए ऑलरेडी उठा के आए थे। मतलब ये लोग पहले से ही एक इन्वेस्टमेंट उठा के आ चुके हैं। प्लस अनुपम मित्तल ऑलरेडी इनके एक इन्वेस्टर थे, एक शेयर होल्डर थे। अगर इनकी आज वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये लोग 60 लाख रुपए उठाने आए थे फॉर 1.5% ऑफ द इक्विटी, जो कि इनकी कंपनी को 40 करोड़ की वैल्यूएशन देता है। लेकिन नमिता थापर जो इनको फाइनल ऑफर देती है वो है 19 लाख रुपीज फॉर 1% ऑफ द इक्विटी, जो कि इनकी कंपनी को 19 करोड़ की वैल्यूएशन देता है, प्लस 40 लाख रुपीज इन डेट, और वो भी उस पर 10% का इंटरेस्ट। मतलब कि फाइनली इन लोग को 19 लाख रुपए मिलते हैं अपने कंपनी के 1% के बल्दी, और इनको जो फाइनल वैल्यूएशन मिलती है वो है 19 करोड़ रुपए। अब जरा समझते हैं कि स्टार्टअप में बाकी 3 शार्क्स ने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो आप जरा इनका प्रॉफिट मार्जिन देखो, मतलब कि इनका जो मंथली रेवेन्यू है उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इन लोग हर मंथ रेवेन्यू कर रहे थे 65 लाख रुपीस का, लेकिन ये लोग अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे थे। जो 65 लाख रुपीस ये लोग मंथली रेवेन्यू कर रहे थे उसमें से 25 लाख रुपीस ये लोग कैश बर्न कर रहे थे। मतलब कि ये कंपनी ऑलरेडी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। तो ऐसे शार्क्स तो कभी भी इसमें पैसा नहीं डालेंगे। लेकिन एक पॉइंट आता है कि अनुपम मित्तल ने फिर पैसा क्यों डाला। आप जरा ध्यान से समझो कि इनका जो आने वाला रेवेन्यू का स्टेज है, मतलब जो इन लोग का आने वाला एनुअल रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है वो 25 करोड़ रुपए। तो उसके वजह से शायद अनुपम मित्तल ने इसमें इन्वेस्टमेंट डाली हो। अनुपम मित्तल ने पूरी पिच खत्म होने के बाद उनको गाइड भी किया कि आपने कहां कहां गलती कर दी। मेरे हिसाब से इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि अभी तक हम पैसा क्यों बंद कर रहे हैं। आप जरा स्टार्टअप को ध्यान से समझो। ये स्टार्टअप के जो फाउंडर्स थे ये ऑलरेडी एक एड एजेंसी में काम करते हैं, तो इनके माइंडसेट में पहले से ही था कि हमें प्रोडक्ट बाद में इनोवेट करेंगे, अच्छा बनाएंगे, पहले हम अपने ब्रांड बनाएंगे। तो ब्रांड बनाने में जो पैसा लगता है वो इन लोग ने इन्वेस्टर से उठाया और ज्यादातर पैसा इन लोग ने मार्केटिंग और ब्रांड बनाने में खर्चा किया। अब उनका ब्रांड बन चुका है तो अब वो लोग अपने प्रोडक्ट में ध्यान देने वाले हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा। शार्क्स ने क्या किया कि शार्क्स ने सोचा कि ये स्टार्टअप अभी तक इतना घाटा कर रहा है तो आगे जाके भी घाटा करेगा। लेकिन अनुपम मित्तल ने इनको बोला कि आपको ये बोलना चाहिए था कि अभी तक हम पैसा इसलिए बंद कर रहे थे क्योंकि हम मार्केटिंग में ज्यादा पैसा डाल रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम पे हम मार्केटिंग के कॉस्ट को कट करेंगे और हम लोग प्रोडक्ट के इनोवेशन की तरफ जाएंगे, जिसके वजह से हम लोग के प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे और अच्छे तरीके से हमारा एनुअल रेवेन्यू और मंथली रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगा। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। अगर ये लोग इस तरीके से पिच करते तो 110% इनको चारों में से चारों शार्क्स अच्छे वैल्यूएशन पे ऑफर देते। लेकिन इन लोगों ने यही गलती कर दी कि इन लोगों ने अपने आगे वाला विजन नहीं बताया। अब 2 प्रॉब्लम जो मुझे इन लगती है जिसकी वजह से शार्क्स को इनकी जो स्टार्टअप है वो खटका। सबसे पहला
कि कोई भी स्टार्टअप स्टार्टिंग में अपने ब्रांड में या फिर मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता। वो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में और प्रोडक्ट के इनोवेशन में। जब आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो आपका दिमाग भटक जाता है और आप क्या करते हो, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पैसा उड़ाने लगते हो, जिसकी वजह से स्टार्टअप की जो नींव होती है, जो कि प्रोडक्ट है, वो कभी बनी नहीं पाती। तो इनके साथ यही हुआ कि ये लोग ने कभी भी प्रोडक्ट बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। प्रोडक्ट को एक बना दिया, उसको फैला दिया, फिर कभी फीडबैक ही नहीं लिया कि कस्टमर क्या चेंजेस चाहते हैं उसके अंदर है। क्योंकि द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू मेक इज नेवर द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू परस्यू। आपको कभी भी प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहना चाहिए, तभी जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट बना के आप नहीं बोल सकते कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हम बना सकते हैं। नहीं, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कस्टमर के रिव्यू लेने पड़ेंगे। मेरे को लगता है ये लोग प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रोडक्ट के और अच्छा बनाने में ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि इनके रिपीट कस्टमर सिर्फ 30% है। एटलीस्ट 60% होने चाहिए थे, तब जाके आपका ब्रांड ग्रो होगा। तो मेरे हिसाब से यही इनकी मेन गलती हो गई कि इन लोगों ने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया इंस्टेड ऑफ इनोवेटिंग एंड डेवलपिंग अ बेटर प्रोडक्ट। तो अगर इन लोग इस पर ध्यान देंगे, और वैसे तो अनुपम मित्तल के हिसाब से इन लोग अभी मार्केटिंग को कट डाउन करने वाले हैं और पूरा ध्यान प्रोडक्ट पे देने वाले हैं, तो आई होप कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा कर जाए। बस यही था मेरे सजेशंस, मेरे ओपिनियन। अगर आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हो या फिर आपके एनालिसिस कुछ और कहते हैं तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।